कई बार दरवाजे की घंटी बजी तो नीरज को मजबूरन आंखें खोलनी पड़ी। घड़ी की ओर नज़र डाली। सुबह के 8 बजे थे। क्या बात है, आज शोभा ने जगाया भी नहीं और घंटी की आवाज़ पर दरवाज़ा भी नहीं खोला। आंखें मलते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने दूध वाला खड़ा था। नींद में ही दूध लेकर वह किचन की ओर चल दिया। शोभा वहाँ भी नहीं थी। उसने ज़ोर से आवाज़ दी, शोभा। दूध गैस पर रख कर और गैस जलाकर वह पलटा तो शुभम आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। शायद नीरज की आवाज़ से जाग गया था। क्या हुआ पापा, तुम्हारी मम्मी कहाँ? कहते कहते उसे झटका लगा। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई और उसे ऐसा लगा मानो उसे किसी अन्य दुनिया से इस दुनिया में पटक दिया गया हो। शुभम मासूमियत से नीरज को घूर रहा था। शोभा है कहाँ अब? वह तो उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे ही क्या, वह तो सबको छोड़कर जा चुकी है। अब कभी वापस नहीं आएगी वह। उसे मरे तो कई महीने हो गए। नीरज ने सहमे हुए शुभम को अपने सीने से लगा लिया। वह किसी तरह अपने दोनों बेटों के दिल से शोभा की याद को दूर रखना चाहता था। इसलिए शोभा की मृत्यु के बाद से वह अपना दुख भूलकर उन दोनों का ध्यान बांटने का प्रयत्न करता आ रहा था। पर आज अचानक उसने फिर शोभा को आवाज़ देकर शुभम की यादों को कुरेद दिया था। उसे मम्मी याद आ गई थी। शायद पिछली रात नीरज देर तक अपनी शादी का कैसेट देखते देखते सो गया था। इसलिए सवेरे यह गलती हो गई। शुभम ने फिर घिसा पीटा सवाल कर दिया, पापा मम्मी हम सबको अकेला छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई? बेटा बताया न, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। पापा, भगवान को मालूम नहीं कि मम्मी का एक छोटा बेटा भी है जो उनको याद करके बहुत रोएगा। शुभम के आंसू निकल चुके थे। भगवान सब जानते हैं। वे यह भी जानते हैं तुम्हारा अब स्कूल जाने का समय हो गया है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। नीरज ने बात टालने का प्रयत्न किया। नीरज की चाल काम कर गई। शुभम तुरंत बोला, अरे हाँ पापा, आज तो मेरी फुटबॉल की क्लास है। फुटबॉल वाली ड्रेस लेकर जाना है। रोहित बड़ा था। शोभा की मृत्यु के बाद से ही वह गुमसुम अवश्य हुआ, पर ऐसा लगता था मानो रातों रात ही वह अपनी उम्र से कई वर्ष बड़ा हो गया हो। पापा के काम में हाथ बटाना, शुभम को तैयार करना उसने स्वयं ही अपने हाथ में ले लिए थे। माँ के विषय में वह कभी अपने पापा से कुछ नहीं पूछता था। वह जानता था कि ऐसा करने से पापा को बुरा लगेगा। बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर का सुनापन नीरज को काटने लगा। गुजरे कुछ महीनों में उसके जीवन में जो तूफान आया था उसका शोर कानों में पुनः गूंजने लगा। शोभा को हल्का सा बुखार हुआ था। रात में डॉक्टर ने दवा भी दे दी थी, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सवेरा होते होते शोभा ने संसार छोड़ दिया। नीरज गुम सा हो गया। रोहित ने तो अपने आप को संभाल लिया, पर शुभम को संभालना मुश्किल हो रहा था। वह अभी बहुत छोटा था। सारे दोस्त रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, कितनी कम उम्र में बुला लिया ऊपर वाले ने। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे बिना माँ के? और फिर नीरज का भी तो सोचो, इतनी पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजारेगा अकेले? उसकी भी तो अभी कोई उम्र नहीं है। 38 साल की उम्र भी कोई उम्र है? रिश्तेदारों की बातें नीरज के दिल में अधिक चुभन पैदा कर रही थी। उसका मन होता था कि सब लोग चले जाएं, उसे अकेला छोड़ दें, जिससे वह अकेले में फूट फूट कर रो सके। पिछले चंद महीनों में उसने जाना कि वास्तव में पत्नी के न होने से आदमी कितना टूट जाता है। शोभा के जाने के बाद से नीरज स्वयं को अधूरा महसूस करने लगा, अंदर ही अंदर घुलने लगा। उसके माँ पिता से उसकी यह हालत देखी न गई। उन्हें लगा कि यदि नीरज ऐसी ही हालत में कुछ और दिन रहा तो अब से ही बीमार पड़ जाएगा। बहुत सोचने पर उनको यह लगा कि नीरज की दूसरी शादी ही उसका हल है। नीरज को जीवन साथी मिल जाएगा और बच्चों को एक माँ भी। पर अब प्रश्न यह था कि नीरज से कहे कौन? उनके कहने से तो वह मानेगा नहीं। आखिर इसका जिम्मा उन्होंने नीरज के सबसे अजीज दोस्त अनिल को दिया। एक दिन दोनों चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे तो अनिल ने बात छेड़ दी, यार नीरज, एक बात कहूँ, तू बुरा तो नहीं मानेगा? नीरज मुस्कुराया, अरे यार, तेरी बात का कभी बुरा माना है मैंने? तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अभी तो तुम इस शहर में है, अंकल आंटी बच्चों को देख लेते हैं। कल को दूसरे शहर में तबादला हो गया तो कौन देखेगा बच्चों को? पागल हो गया है क्या?
इस बुढ़ापे में शादी करूँगा मैं। इतने बड़े बड़े बच्चों के लिए नई मम्मी लाऊंगा। ज़रूरत बच्चों से अधिक तुझे है। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, स्कूल से कॉलेज, फिर नौकरी और फिर उनकी शादी और उनका परिवार। यह सब होते होते वक्त का पता भी नहीं चलेगा और तब तू और भी अकेला हो जाएगा। अभी तो तेरी उम्र भी कुछ नहीं है। उस समय क्या 55-60 साल की उम्र में जीवन साथी ढूंढेगा। मेरी बात पर बहुत शांति से सोच और बोल। अनिल ने ऐसा तर्क रखा था कि नीरज उसकी बात से प्रभावित होने लगा। बोल क्या कहता है? अनिल ने आतुरता दिखाई। यार मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। चलो एक बार को यह मान भी लिया जाए कि दूसरी शादी मेरे लिए आवश्यक है, पर क्या नई पत्नी बच्चों का ठीक तरह से ध्यान रख पाएगी? क्या वह उन्हें वही प्यार दे पाएगी जो उन्हें शोभा से मिलता था? लड़की देख समझकर जानी पहचानी लाई जाएगी। ऐसे ही आंख बंद करके थोड़े ही ले आएंगे। नीरज ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है। अनिल ने यह खुशखबरी उसके माँ पिता को भी दे दी। दोनों की खुशी का पारावार ही न था। उधर नीरज इस विषय में और अधिक सोचने लगा। एक अनजान जीवन साथी के साथ बाकी का जीवन व्यतीत करने की आशा उसको अधीर बनाने लगी। वह उस दिन का बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा जब उसके जीवन में कोई सुयोग्य साथी आगमन करेगा और उन तीनों के जीवन में फिर से रस घोल देगा। बस एक ही भय उसे खाता था कि कहीं कोई गलत लड़की उनके जीवन में न आ जाए। एक शाम अनिल बरामदे में बैठा था और नीरज की माँ बगल में बैठी सब्जी काट रही थी। सामने लॉन में दोनों बच्चे और पूनम खेल रहे थे। मौका देखकर अनिल ने बात छेड़ी, आंटी यह पूनम कैसी लड़की है? बहुत अच्छी है बेटा। बिन माँ बाप की लड़की अपने दूर के रिश्तेदार के चचेरे भाई के साथ बगल में ही रहने आई है। अभी साल भर से और कोई नहीं इसका। भाभी से अधिक पटती नहीं है, पर क्या करे, कहीं और रह भी नहीं सकती। दिन भर मेरे यहाँ ही रहती है। अब तो इतना घुल मिल गई है कि पूछो मत। शोभा के जाने के बाद से घर का सारा काम अब यही संभाल लेती है। शुभम और रोहित की तो यह बिल्कुल दोस्त बन गई है। मना भी किया कि इतना मत करीब आ हम लोगों के, कल को ब्याह के चली जाएगी तो हमें बहुत सुना लगेगा। तो हंसती है और कहती है कि मेरी शादी शुभम से कर दो तो तुम्हारे पास ही रहूँगी। इतनी उम्र हो गई पर बेचारी की शादी भी नहीं हो रही। आंटी नीरज के लिए कैसी रहेगी यह? अनिल ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। यह तो कभी मेरे ध्यान में ही नहीं आया। देखो आंटी, इस समय हमें ऐसी लड़की चाहिए जो सीधी सादी हो, घर में सबसे घुल मिल जाए और बच्चों को प्यार से रखे। मैं कई दिनों से पूनम पर नज़र रखे था। मेरी कसौटी पर तो यह बिल्कुल खरी उतरती है। बाकी जैसा आप लोग ठीक समझें। शाम को ही नीरज के पापा से बात हो गई। उन्होंने भी कहा कि हमें तो बस लड़की चाहिए, बाकी कुछ नहीं। पूनम के भाई भाभी तो बिना किसी खर्चे वाली शादी से बहुत खुश हुए। नीरज ने पहले तो एतराज़ किया कि पूनम और उसमें 11 बरस का अंतर है, पर फिर सबके समझाने पर मान गया। शादी की तैयारियां होने लगी। नीरज को अपने अंदर एक नया उत्साह सा महसूस होने लगा, मानो जीवन में कोई बहार आने वाली हो, परंतु होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। शुभम ने घर में चलने वाली चहल पहल और तैयारियों के विषय में पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब उसे बताया गया कि उसकी नई माँ आने वाली है तो वह बितक गया। नहीं, मेरी पुरानी माँ ही वापस आने वाली है। वह पापा से कह गई है कि वह जल्दी ही वापस आएगी अपने शुभम के पास। सब घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर सब नाकाम। शुभम टस से मस नहीं हुआ। नीरज को जब पता चला तो वह परेशान हो उठा। उसने दूसरी तरह से नीरज को समझाने की ठानी। एक दिन वह दोनों बच्चों को घुमाने ले गया और मौका देखकर उसने धीरे से बात छेड़ दी। पूनम तुम्हें कैसी लगती है? शुभम भी मूड में आ चुका था। बोला, बहुत अच्छी है। वह मुझे पढ़ाती भी बहुत प्यार से है, बिल्कुल नहीं डांटती और मेरे साथ खूब खेलती है। अगर पूनम हमारे घर हमेशा के लिए रहने आ जाए तो कैसा रहेगा?
बहुत मज़ा आएगा, पर वह आएगी, हम उन्हें तुम्हारी मम्मी बना कर लाएंगे। शुभम ने अपनी पैनी नज़र नीरज पर गड़ा दी और तुनक कर बोला, नहीं, मेरी मम्मी की जगह कोई दूसरा नहीं आएगा। पर अभी तो तुम कह रहे थे कि वह बहुत अच्छी है, फिर क्या परेशानी है? शुभम ने बड़े बूढ़ों की तरह कहा। सौतेली माँ सौतेली ही होती है। नीरज चौंका। ऐसा किसने कहा तुमसे? किसी एक ने थोड़े ही कहा है। 10 नंबर वाली आंटी ने कहा, स्कूल में मोहन, मौली स्कूल बस के कंडक्टर ने कहा, रेखा दीदी ने कहा, मौसी ने भी ऐसा ही कहा। सब ने कहा था कि सौतेली माँ डायन होती है, उसे घर में मत घुसने देना, वह तुम्हें और भैया को खा जाएगी और पापा को लेकर कहीं दूर उड़ जाएगी। नीरज समझ गया। बात संभालने की गरज से उसने शुभम को समझाया, बेटा वे लोग गलत बोलते हैं। शुभम कहाँ मानने वाला था। इतने सारे लोग झूठ थोड़े ही बोलेंगे। सीमा दीदी ने तो मुझे सौतेली माँ की बहुत डरावनी कहानी सुनाई थी। न बाबा, मैं नहीं आने दूंगा सौतेली माँ को। और फिर मम्मी भी तो आकर लड़ेगी मुझसे कि मैंने उनके पीछे किसी और को मम्मी कैसे कह दिया। नीरज की शादी कैंसिल हो गई। उसके दिल में जो आशा की किरण जागी थी वह एक झटके में ही बुझ गई। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और कुछ वर्ष भी गुजर गए, पर तीनों की ज़िंदगी में आया वह शून्य वैसे ही बना रहा और तीनों ने जैसे उस शून्य के साथ जीना भी सीख लिया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। शुभम भी अब समझ गया कि उसकी माँ वापस आने वाली नहीं, क्योंकि वह ऐसी जगह पहुँच गई थी जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। रोहित का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। उसे दूसरे शहर जाना था। शुभम भी उसके साथ जाने की जिद पकड़ बैठा। नीरज ने सोचा कि उसका तबादला अब कभी भी हो सकता है, सो उसने शुभम का भी उसी शहर के एक स्कूल में दाखिला करा दिया। रोहित और शुभम के रहने का प्रबंध नीरज ने दिनेश बाबू के घर में करा दिया। दिनेश बाबू नीरज के करीबी थे, उम्र में बड़े थे, पर नीरज उनको अपना बड़ा भाई मानता था। पत्नी का काफ़ी पहले देहांत हो चुका था। उसके दोनों बच्चे अपनी अपनी नौकरी के कारण दिल्ली में फ्लैट लेकर रहते थे। दिनेश बाबू अकेले थे। रोहित और शुभम से उन्हें बचपन से ही लगाव था। उन्होंने ही उन दोनों को अपने पास रखने की जिद की थी, जिससे उनके घर का सुनापन खत्म हो जाए और उन्हें बुढ़ापे के लिए सहारा मिल जाए। वहाँ जाने पर शुभम को बड़ा अच्छा लगा। नई जगह, नए लोग, नए नए दोस्त। दिनेश अंकल भी बहुत अच्छे थे। खाली समय में दिनेश अंकल शुभम के साथ कैरम, ताश, शतरंज वगैरह खेलते थे। दिनेश बाबू शुभम का इतना ख्याल रखते थे कि शुभम उनको बहुत चाहने लगा था। एक दिन शाम को शुभम जब खेल कर घर लौटा तो अंकल कमरे में अंधेरा किए बैठे थे। शुभम ने लाइट जलाई तो उसे लगा कि अंकल शायद रो रहे थे। शुभम ने अंकल को कुरेदा। पहले तो वह कुछ न बोले, पर शुभम के जिद करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को दीपावली की छुट्टियों में अपने पास बुलाया था, पर वे नहीं आ रहे हैं। लिखा है कि उनके बच्चे कहीं और जाने की जिद कर रहे हैं, इसलिए अब वे लोग शायद गर्मियों की छुट्टियों में आएंगे। शुभम ने उन्हें दिलासा दिया, कोई बात नहीं अंकल, गर्मी की छुट्टियों में 5-6 महीने ही तो रह गए हैं, थोड़ा इंतज़ार ही सही। वही तो कर रहा हूँ। पिछले 8 सालों से ये लोग यही लिखते आ रहे हैं, पर आता कोई नहीं। तो आप क्यों नहीं चले जाते दिल्ली? कैसे जाऊँ इस बुढ़ापे में? और फिर वे लोग कहते हैं कि उनके फ्लैट बहुत छोटे हैं, मुझे उनके साथ रहने में दिक्कत होगी। मेरी तो आंखें तरस गई हैं उन लोगों को देखने के लिए। अंकल बोलते जा रहे थे, जैसे दिल की भड़ास निकाल रहे हों। तेरे आने से पहले मैं किसी से बात करने को भी तरस जाता था। कितनी देर अखबार पढूं या कितनी देर टीवी देखूं? कोई अपना भी तो होना चाहिए जिससे दिल की बात कह सकें। सिर में दर्द होता है तो अपने हाथों से ही दवा लेता हूँ। बुखार होता है तो कोई हाल पूछने वाला नहीं। हर पड़ोसी काम धंधे वाला या परिवार वाला है, उसको मेरे लिए फुर्सत थोड़ी ही है। किसी से थोड़ी देर बात करने लगता हूँ तो वह किसी ज़रूरी काम का बहाना करके निकल लेता है। शुभम ने बात का रुख बदलने का प्रयत्न किया। छोड़िए अंकल, अब मैं तो हूँ यहाँ, आप मुझसे बात करिए और मेरे साथ खेलिए। मैं आपकी उम्र का तो नहीं हूँ, पर
मुझे आप अपना दोस्त समझिए। अंकल सहसा ही हंस दिए। शायद इतने छोटे बच्चे के आगे बचपना करके उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। अंकल शतरंज का बोर्ड लाने गए तो उनके बीच दबा हुआ एल्बम शुभम को दिखाई पड़ गया। उसके आने से पहले शायद अंकल वही एल्बम देख रहे थे। उसने खोल के देखा तो वह अंकल की शादी का एल्बम था। शुभम पन्ने पलटते हुए एक एक फ़ोटो देखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब अंकल आकर उसके पीछे खड़े हो गए थे। यह तेरी आंटी थी बेटा। अंकल की आवाज़ ने शुभम को चौंका दिया। शुभम के हाथ से एल्बम लेकर अंकल जैसे अतीत में खो गए और खुद से बातें करने लगे। कितनी अच्छी लगती थी ना, जानते हो, जब यह मुझे छोड़कर गई थी तो मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे थे। मैंने इनको पिता और माँ बनकर पाला। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? शुभम ने पूछा। कर लेता, पर मेरे बेटों को सौतेले शब्द से सारे रिश्तेदारों और मिलने वालों ने इतना डरा दिया था कि वह नई माँ लाने के लिए राजी ही नहीं न हुए, तो मैंने भी इरादा छोड़ दिया। अगर मैं तब दूसरी शादी कर लेता तो इनकी नई माँ इन लोगों के काम आती और आज बुढ़ापे में वह मेरे सुख दुख का सहारा होती। जब उनको साये की ज़रूरत थी मैंने वे ज़रूरत पूरी की, पर आज मुझे सहारे की ज़रूरत है तो वे लोग भूल गए। अब वे मुझे यहाँ पटक कर खुद दिल्ली में रह रहे हैं। यह भी नहीं सोचते कि बूढ़ा अकेला पड़ा होगा। दिनेश बाबू अपने आंसू छुपाने के लिए तुरंत मुड़कर अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ गए, पर शुभम ने उनकी आंखों में आंसू देख लिए थे। उसे उनके बेटों पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में ही बड़बड़ाया। औलाद अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकती है। भैया, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर अंकल उन लोगों के साथ रह लेंगे? थोड़ा बहुत तो एडजस्ट किया ही जा सकता है। खुद तो दोनों वहाँ दिल्ली में रह रहे हैं और अपने पिता को अकेला छोड़ा हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए अंकल को शादी नहीं करने दी और अब जब उनको जीवन साथी की आवश्यकता है तो उनका सहारा भी नहीं बनना चाहते। हम दोनों भाई तो अपने पापा का कितना ध्यान रखते हैं, है ना भैया? शुभम ने धीरे से कहा। हम दोनों भाइयों ने भी तो अकेला छोड़ दिया है अपने पापा को। रोहित ने झट सफाई दी, पर वह तो पढ़ाई की वजह से। मजबूरी में शुभम ने अगली दलील दी। तो क्या हुआ? कल को मजबूरी का नाम नौकरी या छोटा फ्लैट हो जाएगा। तूने भी तो पापा को दूसरी शादी करने से रोका था। हमारे पापा भी इसी तरह किसी जीवन साथी के लिए तड़पेंगे और तब कोई शुभम में तेरी ही तरह हम दोनों को गालियां देगा। शुभम को इतने खुले आक्रमण की आशा नहीं थी। उसे ज़बरदस्त झटका लगा और साथ ही आश्चर्य भी हुआ। भैया इतने वर्षों तक यह बात दिल में ही रखे थे। फ़ोन की घंटी से उनका ध्यान टूटा। हेलो, कैसे हो शुभम? फ़ोन नीरज का था। दोनों ओर से हालचाल का आदान प्रदान होने के बाद नीरज बोला, पूनम भी यही खड़ी है, तुमसे बात करना चाहती है। फ़ोन पर पूनम की आवाज़ आई। हेलो शुभम, मैं बोल रही हूँ। शुभम की पकड़ फ़ोन पर और मजबूत हो गई। क्षण मात्र में शुभम ने एक निर्णय लिया और अपने रूंधे गले पर काबू पाते हुए बोला, तुम मेरी माँ बनोगी? उधर सन्नाटा छा गया। फिर नीरज की आवाज़ आई, शुभम तुमने क्या कह दिया? बेटे की पूनम भाग गई। पापा, अगले हफ्ते में भैया के साथ 2 दिन के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूँ। तब तक आप दोनों शादी की तैयारियां कर लीजिए। मैं अब उसे मम्मी कहना चाहता हूँ। नीरज को अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ। शुभम ने अपनी बात जारी रखी, और पापा, हम सब लोग फिर मिलकर दिवाली यहीं दिनेश अंकल के साथ मनाएंगे। शुभम ने कनखियों से देखा। अंकल अपने आंसू पोंछ रहे थे। शायद खुशी के आंसू थे